हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पार्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 में पढ़ना हम लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इलास्टिसिटी, और चैप्टर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हमें पढ़ना है क्या डायनेमिक्स और स्टैटिक्स और सरफेस टेंशन। और चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हीट ट्रांसफर। तो ये हमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में ये 3 चैप्टर्स है, तो इनको हम लोग को पढ़ना है। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करते। तो चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैटर क्या होती है? मैटर क्या? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस या वॉल्यूम, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जो भी चीज है जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, यानी जिनका वॉल्यूम हो और मास हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर, ठीक। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि किससे बना होता है? पार्टिकल्स से, जिसको हम देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, स्मेल कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, ठीक। उनको हम क्या कहते हैं? मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें बंच ऑफ पार्टिकल्स आता है, तो इसमें बल्क मैटर बनता है। तो बंच ऑफ पार्टिकल्स में 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड्स, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज। और फ्लूइड को हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, जिसमें कि 2 टाइप्स के होंगे: हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। जब हम लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे और जब लिक्विड रेस्ट में हो, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक। और हाइड्रोडायनेमिक्स को कहेंगे जब स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन। जब स्टडी करें हम किसके बारे में? लिक्विड के मोशन में जब रहे लिक्विड, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे, ठीक है। अब सॉलिड आते हैं। सॉलिड जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं: रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड में क्या है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, जैसे स्टोन हो गया, जिसको हम मतलब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए ना, जिसपे हम डिफॉर्मिंग फोर्स ना लगाया जा सके। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होता है कि शेप एंड साइज क्या होता है? चेंज होता है। जैसे मान लो पेन है, तो इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा शेप एंड साइज, ठीक है। तो मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिजिड। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा सके जहां पे, उसको हम कहेंगे नॉन रिजिड, ठीक है। जैसे कि रबड़ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? स्टोन हो गया। नॉन रिजिड में 2 टाइप्स होते हैं: इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से वो सेम उसी शेप में वापस आ जाए। जैसे हमने रबड़ लिया, तो रबड़ में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो फिर वापस चला आता अपने फॉर्म में। या कोई स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स किया तो वो रिस्टोर होकर फिर वापस, मतलब जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो वापस अपने फॉर्म में आ जाता है, तो उनको हम कहते हैं इलास्टिक। और प्लास्टिक जो होता है, जो आप जिसपे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा सके लेकिन वो अपने वापस फॉर्म में ना आए। जैसे आटा है, आटा को अगर हम गूंथ ले और उसको जब रोटी बनाते जो लोइया करते हैं, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फिर वो वापस अपने फॉर्म में नहीं आएगा। अगर उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के शेप एंड साइज चेंज करेंगे तो फिर वो वापस अपने फॉर्म में रिस्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के मतलब 2 टाइप्स के होते हैं: नॉन रिजिड, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। अब आते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स द एक्सटर्नल फोर्स विच change or tend to change the size or shape or both of the body is known as deforming force। मतलब ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है कि ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो अपना शेप एंड साइन या तो चेंज कर दे या तो चेंज करने की कोशिश करे, या तो दोनों करे, या तो शेप चेंज हो या तो साइज हो या तो दोनों चेंज हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम खींचे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है, तो जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और ये रिस्टोर होने की कोशिश करता है वापस, ठीक।
इधर से क्या होता है, इधर से हम जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है तो हमने एक्शन क्या किया कि इधर हमने फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म किया, तो वापस रिस्टोर होने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन होगा इसका। इलास्टिक क्या होता है, दो सॉलिड विच रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन अनरिमूवेबल फॉर ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसे सॉलिड जिसको मान लो कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, यानी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और वो उसके डायमेंशन में हम अगर चेंज करते हैं तो फिर वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में अगर आता है तो वो उन सॉलिड्स को हम कहते हैं इलास्टिक। ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, तो रबड़ को हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि यहां से यहां तक रबड़ का जो लेंथ है वो x मीटर है, ठीक है, तो इसको हमने खींचकर x प्लस वाई किया, मान लो थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, तो जैसे ही हम छोड़ देंगे तो फिर वापस अपने ही x के फॉर्म में आ जाएगा, रिटर्न बैक सेम साइज एंड ओरिजिनल। ठीक है, यानी अपने वापस अपने ही शेप एंड साइज में आ गया। वैसे ही यहाँ भी सेम रबड़ लिया हमने, x लिया और फिर यहाँ पे y लिया, तो यहाँ पे क्या है, छोड़ने के बाद से जितना पहले था x उतना ही वापस आ गया। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा, या तो कभी कभी जैसे कि अगर कोई भी रबड़ होता है, अगर उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दे यानी उसको खींच दे तो वापस अपने फॉर्म में आता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, पहले से थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे x प्लस वाई 1 या तो कुछ एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, मतलब कि साइज ऑफ ओरिजिनल इज नॉट इक्वल टू साइज ऑफ आफ्टर डिफॉर्मिंग। वो तो है इलास्टिक तो हुआ, लेकिन वापस अपने फॉर्म में नहीं आया। तो इसमें होगा क्या है, इसमें लेस इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या थी, कम थी, और यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये वापस अपने उसी शेप एंड साइज में आ गया, तो यहाँ पे इलास्टिक ज्यादा होगी, यहाँ पे इलास्टिक क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो कुछ अपने सेम मतलब जो ओरिजिनल था सेम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ आया, ठीक, लेकिन वो होगा इलास्टिक, लेकिन लेस इलास्टिक। प्लास्टिक क्या है कि दो सॉलिड्स विच डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवेबल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, जो अपने वापस फॉर्म में ना आया, जैसे क्ले हो सकता है, ठीक है, आटा गूंथते हैं जो बताया था हमने एग्जाम्पल। इलास्टिसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगुरेशन। कॉन्फिगुरेशन का मतलब होता है लेंथ, वॉल्यूम, शेप। ठीक है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, मतलब वापस अपने ही, मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वापस अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के अगर उसको हम छोड़ देते हैं यानी इसको रिमूव करते हैं तो वापस अपने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वॉल्यूम, शेप एंड लेंथ में वापस आता है, तो उसको बोलते हैं क्या है, इलास्टिसिटी। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ विच इज अपोज एनी चेंज इन इट्स साइज or shape under the action of deforming force and regain its actual size and shape on the removal of deforming force। जैसे ये हमने मान लो ये कोई रबड़ का फोम है, ये जो हमने इधर बनाया है ये वाला, और अगर इस पर हाथ रखते हैं तो नीचे क्या होता है, कंप्रेस होता है। ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे, अगर हमने फोर्स लगाया तो इसके शेप एंड साइज में क्या होगा, चेंज होगा, जैसे ही छोड़ते हैं वापस क्या होता है, अपने फॉर्म में आ जाता है। यानी नीचे से, जैसे हमने ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो नीचे से क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, और जैसे छोड़ते हैं ये वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इज डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, मतलब जो अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में ना आया, जैसे लेंथ शेप एंड वॉल्यूम में, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड। ठीक, तो वही चीज है वहां पे जो हमने बताया था, प्लास्टिक, इलास्टिक। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्ट्रेच क्या होती है। पहले इसको देखते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ड्यू टू द विच इट्स साइज और शेप चेंज, देन immediately an internal force of reaction is set up at each cross section of the body, ठीक है, which tries to bring the body back to its actual size and shape. This internal force is known as restoring force। मतलब कि किसी भी हम सॉलिड पर अगर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं जो
इलास्टिसिटी हो, ठीक, तो उसका शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है, और इमिडिएटली क्या करता है कि नीचे से एक इंटरनल फोर्स लगता है, ठीक, रिएक्ट करता है, जो जिस एरिया पे यानी जहां पे हम फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग, उसी एरिया पे, और वो क्या ट्राई करता है कि बैक वापस अपने शेप एंड साइज में आने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेच क्या होती है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बाय इज नोन एज स्ट्रेस। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स लगाया, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हमने छोड़ दिया, रिस्टोर हो गया, तो ये कुछ एरिया क्या करेगा, कुछ एरिया पे क्या करेगा, डिफॉर्म किया हमने, ठीक, तो स्ट्रेस होगा क्या, जो भी हमने रीस्टोरिंग फोर्स लगाया अपॉन जो एरिया है, ठीक है, पर यूनिट जो एरिया आ रहा है, ठीक है, तो उसी को हम कह देंगे क्या, स्ट्रेस। ये सारा लगभग डेफिनेशन टाइप का है, तो ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो पर यूनिट, ठीक है, यानी कि यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म अगर होता है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेस कहेंगे, जिसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायन हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमेंशन क्या होगा, एम एल पे पावर -1 t-2। स्ट्रेस जो है नीदर है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है कि एज इट्स वॉल्यूम वैल्यू इनसाइड द बॉडी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पॉइंट आर डिफरेंट। हर एक पॉइंट पे अलग अलग इंटरनल में क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट है, कुछ अलग अलग पे है। एज इट्स डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इसके पास ना तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन भी है, और कोई स्पेसिफिक भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल को में भी 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड हाइड्रोलिक। इसमें क्या होता है, जो लेंथ आ जाए, और इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या है कि फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, किसी सरफेस पे फोर्स एक्ट करे अगर परपेंडिकुलर, तो वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंटियल या शेयरिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, जिसपे हम फोर्स, इस पे जो हम फोर्स एक्ट करें, तो अगर हम पैरेलल फोर्स अगर एक्ट करते हैं सरफेस पे, तो वो टेंजेंटियल या शेयरिंग स्ट्रेस होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल में 2 टाइप्स होते हैं, टेंसिल और कंप्रेसिव, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि लेंथ इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, लेंथ डिक्रीज होता है, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, जो लेंथ चेंज क्या हो जाता है, ठीक है। The longitudinal stress is measured by the force which is acting per unit area producing, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इन द लेंथ। अगर लेंथ में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। जैसे ये है कोई सॉलिड है जिसका लेंथ एल है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, ए। तो अगर हम इसको, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या है कि पहले लेंथ एल था, तो डेल एल लेंथ क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया, तो एल प्लस क्या हो जाएगा, डेल एल। तो इसमें क्या है कि लेंथ में इंक्रीज हुआ, और अगर हम फोर्स ऐसे लगाए, जैसे कंप्रेसिव, मतलब इधर हमने बाहर की तरफ इसको स्ट्रेच किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, तो इसमें लेंथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेच क्या होगा, इफ द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से अगर लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेच, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेच कहेंगे, ठीक है। यानी कि हम
उसको जब कंप्रेस करते हैं फोर्स लगाकर, तो अगर लेंथ में डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स यूनिफॉर्मली का मतलब कि कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं एट ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, नॉर्मली, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंज बट इट्स शेप रिमेन अनचेंज। मतलब कि अगर हम किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्म, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि उसका वॉल्यूम चेंज होता है बट इट्स शेप रिमेन अनचेंज। वॉल्यूम चेंज हुआ लेकिन शेप क्या हो रहा है, रिमेन अनचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। जैसे ये है, हमने कोई एक सर्कल ये ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, पूरा आर है, यहां से यहां तक पूरा कैपिटल आर रेडियस है। ठीक, तो अगर हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है तो कुछ न कुछ क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, यानी डेल आर होगा। तो पहले जो रेडियस आर था, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इतना डी आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि आर माइनस डी आर होगा। तो पहले जो वॉल्यूम वी था वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी माइनस डेल्टा वी, जो कम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, डेल पी, यानी हमारा जो भी प्रेशर हमने दिया। तो टाइप 3 पे आते हैं, टेंजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंटियली सरफेस ऑफ द बॉडी बाय कीपिंग द अपोजिट सरफेस फिक्स्ड, ठीक है, देन शेप ऑफ द बॉडी चेंज बट इट्स वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। ठीक है, जैसे ये है, कोई भी फिक्स्ड सरफेस है, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है कि इसके वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अनचेंज है, लेकिन शेप पे क्या हो रहा है, शेप जैसे मान लो अभी ये ऐसे था, क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूब है या क्यूबाइड, जो भी हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया है, अगर इस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है कि शेप चेंज हो रहा है, ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, अभी ऐसे था तो कुछ ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो अनचेंज हो रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेंजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला सबका वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब आते हैं स्ट्रेन क्या होता है। ये क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेच करने के बाद, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने स्ट्रेच कर दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक, वो हमारा स्ट्रेन होता है। ठीक, इट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी। ठीक, तो अब जैसे कि आपको मार्क्स मिलता है तो 50 में 30 पाते हो तो 30/50 लिखते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो वही होगा कि पहले क्या था अब क्या है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है शेप एंड साइज टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी या किसी भी सॉलिड का जो ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन था उसका रेशियो, और अगर चेंज होने के बाद जो बॉडी का जो चेंज होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो L और डेल L क्या हुआ, इसका स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेच हुआ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ था, यानी कि स्ट्रेच अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यूनिट क्या होती है इसकी, कुछ नहीं होती है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि द फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस्ड इन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और इसके जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, और शियरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में जो है कि लेंथ आता है, ठीक, जो कि टेंसाइल हो गया, और कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में क्या है कि अगर हम इस पे कोई फोर्स लगाए तो इसके लेंथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कंप्रेसिव में क्या होता है, डिक्रीज होता है लेंथ। ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया था उसमें स्ट्रेस में। तो लेंथ स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, जो भी डेल्टा एल इंक्रीज हुआ, जो हमने पहले बताया था स्ट्रेन क्या होता है, जो स्ट्रेच हो रहा है
जो भी लेंथ में जो भी मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है अपॉन क्या होगा, लेंथ होगा, तो डेल एल अपॉन एल, ये ओरिजिनल हो गया, ये जो स्ट्रेस हो गया। ठीक है, इसमें भी वही चीज आएगा, जो डिक्रीज हुआ डेल एल मान लो डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल, तो फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम क्या हो, जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या है कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए निगेटिव होगा, माइनस डेल वी अपॉन वी होगा। इसमें ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या है कि आपका जैसे जो हमने स्ट्रेच में बताया था, सेम चीज है यहाँ पे। इस वाले में क्या बताया कि लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एंड साइज क्या है, अनचेंज है। ठीक है, और इसमें क्या है कि शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, अनचेंज है। ठीक है, तो देखो ऐसे अगर फोर्स लगाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि इधर मान लो ये लेंथ एल था, ये डेल एल लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा एंगल के साथ, तो वही थीटा जो इंक्रीज हो रहा है, तो डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे क्या, शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है, उन्हीं सब का डिफिनेशन लिखा हुआ है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस अ चेंज इन लेंथ along द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, जो कि लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल जो लेंथ है, जो इनिशियल ओरिजिनल है, और चेंज इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे, यानी डेल एल अपॉन एल। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इफ लेंथ इन द बॉडी इज इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसको टेंसाइल कहेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको कंप्रेसिव कहेंगे। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या है कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द वॉल्यूम alone then the strain produced in the body is known as volume strain। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब जो भी दिया है तो उसमें जितना चेंज हो रहा है जो ओरिजिनल है उसी को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, शेयरिंग में क्या होगा कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड on a body produces a change in the shape of the body without changing its volume, ठीक है, then the strain produced in the body is known as the shearing strain। ठीक, तो जो हमने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर, तो अब आते हैं हुक्स लॉ क्या होती है। विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेन डेवलप्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कोई भी ऑब्जेक्ट 100% इलास्टिक नहीं होता है और 100% प्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से वो इलास्टिक हो जाए, वापस अपने फॉर्म में आ जाए, और कोई भी प्लास्टिक थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो अपने फॉर्म में ना आए, थोड़ा सा आने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्राई टू रीसेट। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है, यानी कि स्ट्रेच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हुक ने लॉ दिया था कि अगर स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेच बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना जितना हम स्ट्रेच बढ़ाते जाएंगे उतना ही स्ट्रेच बढ़ेगा। ठीक है, इसका इक्वल का साइन हटाएंगे तो एक आएगा क्या, ई। ई क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे कि हमेशा जब भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जो कि ई है, और ये ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि क्या है, कांस्टेंट है। ये वेयर है, वेयर, इसको वेयर बोलते हैं। वेयर ई इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल ऑफ द बॉडी है। ठीक, ग्रेटर is the volume of modulus of elasticity of the body, greater will be the its elasticity। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ ई स्ट्रेच अपॉन क्या है, स्ट्रेन, और स्ट्रेच की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्ट्रेन क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, जो ई, वो जो होता है 3 टाइप्स के होता है। एक यंग मॉडुलस जिसको वाई से लिखते हैं कैपिटल, बल्क मॉडुलस जिसको बी से लिखते हैं, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको नीटस लिखते हैं। ठीक है, तो यंग मॉडुलस में क्या है कि लेंथ चेंज होता है, बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होता है कि शियर मॉडुलस होता है। ठीक है, यानी कि क्या चेंज होता है, इसको शियर मॉडुलस बोलते हैं, इसको शेप चेंज होता है। ठीक,
जो कि यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम कहते हैं क्या, यंग मॉडुलस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स को एफ से लिखते हैं, एरिया को क्या होता है, मतलब सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब कि जो दोनों का लेंथ की बात करा तो जो स्ट्रेच है वो लगभग सभी में सेम है, किसी में चेंज नहीं हुआ था। बस जो स्ट्रेन था उसमें क्या था कि जैसे लेंथ पे डिपेंड है तो डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, ठीक। वैसे ही बल्क मॉडल्स क्या है कि रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, सभी में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, बस यहाँ पे क्या है कि चेंज क्या होता है लेंथ में, तो यहाँ पे लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पे क्या है कि बल्क मॉडल्स में वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो माइनस डीवी बाई डी भी होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होने का मतलब कि नेगेटिव यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, एंगल में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक। किससे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डेफिनेशन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो भी मतलब ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये सब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब इन दोनों का स्ट्रेच एंड स्ट्रेन के रेशियो का, जिस पे जो लेंथ की बात कर रहे हैं, जिसमें लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को हम mg भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली एम भी फोर्स भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ फॉर्मूला हमने लिख दिया mg अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। और स्ट्रेन का क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ यानी डेल अपॉन एल, दोनों को डिवाइड कर देंगे यानी रेशियो बना देंगे, यानी एफ बाई ए अपॉन डेल एल अपॉन एल, क्योंकि दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस। तो दोनों को डिवाइड कर दिए। फोर्स को हम mg भी लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ये डिवाइड हो रहा है तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या कि mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, इंटू लिखेंगे तो एल ऊपर चल जाएगा डेल, तो फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये mg एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल एल, ठीक। इतना ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, अगर आपको ये बस याद रखिए कि ये जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो इससे भी आप उसको ला सकते हैं। यूनिट क्या होगी इसका, फोर्स अपॉन मीटर, और ये तो मीटर मीटर दोनों, क्योंकि ये यूनिट लेस होता है, पहले बताया था कि इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो बस आपको इनका ही यूनिट लेके चलना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सेम जो आप जैसे आप यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी सभी का जो यूनिट निकालोगे तो जो स्ट्रेच की यूनिट है वही आ जाएगा वापस, क्योंकि ये तो आपका यूनिट है नहीं इसका स्ट्रेन का, ठीक। डायमेंशन हो जाएगा ml पे पावर ml माइनस 1 t माइनस 2, डायमेंशन आप पढ़े हो निकाल सकते हो, ठीक है, इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब आते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विदिन इलास्टिसिटी लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड वॉल्यूम स्ट्रेच एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। अब जैसे वहां पे लेंथ वाला था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो उनके रेशियो को हम कहेंगे क्या, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल का तो सभी का फोर्स अपॉन एरिया होता है, वॉल्यूम माइनस डेल वी अपॉन वी हो जाएगा। और फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, डेल पी भी लिख सकते हैं, तो डेल पी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन वी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। अगर बल्क मॉडुलस का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, ठीक, किसी मटेरियल का, तो उसी को कहते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक। जैसे मान लो बल्क मॉडल क्या होता है, मान लो बी है तो बी का क्या करोगे, 1/b कर देंगे, ठीक है। और बल्क मॉडुलस हमने क्या लिखा था, b इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल एल अपॉन एल। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो यानी तब क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी यानी डेल एल अपॉन एल अपॉन एफ बाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये न्यूटन जो है, जैसे फोर्स न्यूटन ऊपर था न्यूटन, तो न्यूटन पे पावर माइनस 1 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सीजस में क्या हो जाएगा, डाइन पे पावर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक, इसमें क्या है कि शेप चेंज होता है। विदिन द इलास्टिसिटी लिमिट द रेशियो ऑफ
टेंजेंटियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द, जिसको डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, टेंजेंटियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो क्या होता है, एफ बाई ए, थीटा ये तो सभी जगह सेम आएगा, थीटा हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, सेम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट आ जाएगा एम, एल पे पावर माइनस 1 टी माइनस 2, जिसको हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इन्वॉल्व विद सॉलिड्स ओनली फॉर अ गिवन सॉलिड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज लेस देन इट्स यंग मॉडुलस फॉर मस्ट जी द सॉलिड एन, लगभग क्या होगा, वाई बाई 3 होगा, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये कोई हमने सिलिंड्रिकल लिया है सॉलिड जिसका रेडियस r है और लेंथ क्या है l, ठीक। इसको अगर हम डिफॉर्म करें फोर्स लगाकर, तो डिफॉर्म करेंगे फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, डेल एल बढ़ेगा, ठीक, कुछ एरिया यानी रेडियस में भी चेंज होगा, यानी डेल आर हो गया, ठीक। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम कहते हैं क्या, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। और लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, माइनस डी आर अपॉन एल, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ होता है, डी एल अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पॉइजन्स रेशियो। तो ये आपका क्या है कि स्ट्रेच स्ट्रेन रिलेशनशिप, या इसको हम कर्व बोल सकते हैं कि किसी वायर में क्या होगा। जैसे वायर में मान लो स्ट्रेच कर रहे हो तो स्ट्रेन होगा ही, ठीक। तो मान लो इलास्टिक है, तो जब तक उसके अंदर इलास्टिसिटी है तब तक तो वो अपना स्ट्रेच होता जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि स्ट्रेच कर दो तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक। एक पहले एक लिमिट आता है, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। तो इसके का कर्व क्या बनेगा, जैसे मान लो ये आपका जा रहा है स्ट्रेच, ये जा रहा है स्ट्रेन, ठीक है। जैसे इसको समझो, जैसे मान लो ये हमने किसी ये ऑब्जेक्ट उस पर रख दिया, तो मान लो कि हैंग कर दे स्ट्रिंग से, तो ये स्केल हमने लगा दिया है। तो अगर मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ मास रखा, थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा फिर और मास रख दिए तो और स्ट्रेच होता जाएगा, यानी देखो कि स्केलिंग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्ट्रेच पूरी तरह से हो जाएगा। जब पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाएगा तो फिर अगर हम वेट रखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही अगर हम मान लो कि एक परमानेंट कोई सेट कर दे, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो पॉइंट ए तक अगर आ रहा है, तो पॉइंट ए तक क्या है कि प्रोपोर्शनल लिमिट है, यानी कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो वापस अपने मतलब फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में रिगेन हो गया, ठीक है। और बी तक भी आ रहा है तो भी वापस हो जा रहा है रिगेन, ठीक है। मतलब ए तक तो तुरंत हो जा रहा है, बी तक आने पे भी वापस आ जा रहा है, ठीक। तो यहां तक क्या हो रहा है, इलास्टिक रीजन हो रहा है, यानी बी तक। लेकिन जो पॉइंट बी है वो एंड पॉइंट है, मतलब कि इलास्टिक लिमिट है कि इससे ज्यादा अगर इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ये इलास्टिक ना होगा, प्लास्टिक होने लगेगा, यानी डिफॉर्म होना बंद हो जाएगा। जैसे आप कभी भी किसी भी रबड़ कुछ भी लेते हो तो पहले फोर्स लगे, जैसे स्प्रिंग भी लेते हो तो फोर्स जब तक आते फिर वापस आता है। एक ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो फिर वापस डिफॉर्म होना बंद हो जाता है, यानी कि जब डिफॉर्म होना बंद हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो प्लास्टिक हो गया, ठीक। तो अब इस बी पॉइंट, ये इसकी लिमिट थी, अब इससे फिर ज्यादा हम स्ट्रेच किए तो पॉइंट सी तक अगर आता है तो अब क्या है, ये वापस मतलब इसका जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो गया, अब इस प्लास्टिक के रीजन में आ गया। फिर इस प्लास्टिक को फिर अगर हम स्ट्रेच करें तो ये क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे ये फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और जो भी वायर या कुछ भी जो भी मतलब हमने सॉलिड लिया है, जिस तरह का भी रिजिड या नॉन रिजिड हमने सॉलिड लिया है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। तो ये आता है इसका कर्व था, तो वही हमने यहाँ बनाया था कि पहले क्या है कि डिफॉर्म हो रहा है, फिर डिफॉर्म हो रहा है, लिमिट है, लिमिट को क्रॉस करेगा प्लास्टिक बनेगा, प्लास्टिक को में भी अगर हम डिफॉर्म लगाते रहेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, क्या होता है, कुछ मटेरियल्स को क्लासिफिकेशन करना है स्ट्रेस और वर्सेस और स्ट्रेन पे। तो एक डक्टाइल होता है, डक्टाइल क्या होता है, दोज मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म वेल, ठीक है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ठीक। ऐसा मतलब मटेरियल जिसको हम क्या करें, डिफॉर्म कर दे, ठीक है, सही अच्छे से, जितना हम सभी को अगर डिफॉर्म कर जाए, ठीक है,
इलास्टिक लिमिट तक, तो उसको हम कहेंगे क्या, डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, ये इसका कर्व है। ठीक, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स में क्या है कि दो मटेरियल विच ब्रेक जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट, जैसे लिमिट को क्रॉस करता है तुरंत क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, तो उसको हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक आता है, जो भी प्लास्टिक रीजन में आता है, ग्लास हो गया, कास्ट आयरन, ठीक है, स्टील हो गया। ठीक, लास्ट क्या है कि इलास्टोमर्स है क्या, स्ट्रेच स्ट्रेन रिलेशन जो भी कर्व है इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेट लाइन में जाता है, जैसे कि रबड़ हो गया। ठीक है, अब आते हैं इलास्टिक इफेक्ट में क्या आता है। इलास्टिक इफेक्ट क्या है कि द टेम्पररी डिले इन रिगनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाई एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मतलब कि द टेम्पररी डिले, अगर डिले करता है इज रिगनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने में, अगर टेम्पररी डिले होती है, ठीक है, इलास्टिक बॉडी में, आफ्टर अगर रिमूव करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो उसको हम कहते हैं क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, और इलास्टिक पे क्या होता है, इलास्टिक फटीग में क्या होता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलास्टिक बॉडी ऑफ द वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि ये नहीं, कुछ हम कोई प्लास्टिक ले स्केल और उसको रख के हम इस तरह से अपने हाथ से हैंड अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, या वाइबर इज वाइब्रेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टेकिंग। ठीक, तो वो सब चीज क्या होती है, इलास्टिक फटीग होती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।